तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था अपना AS10 स्टार्ट करा था पीपीई, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें हमने 10 पॉइंट्स अभी तक कवर करे थे। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि पीपीई किसे कहेंगे, तो हमने इसको समझ लिया था कि भाई दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम पीपीई कह देंगे। फिर था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, यानी कि जब ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा कि हमें इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है तब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी हमने लिखा था कि ये बायोलॉजिकल एसेट्स पर और वेस्टिंग एसेट्स पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसमें एक बहुत ही सुंदर एक्सेप्शन था, वो था बियरर प्लांट्स का। तो बियरर प्लांट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे लीची का, एप्पल का ट्री, पेड़, इसको आप मशीन के नज़रिए से देख सकते हो क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स बना कर बेचने के लिए, है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। बाकी आपने लिख लिया था कि कॉस्ट किसे कहते हैं। एक बड़ा अच्छा पॉइंट था कि भाई जो भी परचेज प्राइस है, जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स हैं, चाहे इंस्टॉलेशन हो, साइट प्रिपरेशन हो, प्रोफेशनल फ़ीस हो, इस पे एक क्वेश्चंस भी थे, रीस्टोरेशन के खर्चे हों, वो सब चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। लेकिन क्या नहीं लेते, कोई रिफंडेबल टैक्स है, इनॉग्रेशन खर्चा है, बिजनेस प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों को हम नहीं लेते। फिर स्पेयर पार्ट्स के बारे में छोटा सा पॉइंट था कि अगर वो पीपीई की तरह रिकॉग्नाइज हो जाए तो AS10 लगा देंगे, और अगर पीपीई की तरह रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो फिर इन्वेंट्री वाला AS2 लगा देंगे। बाकी रिप्लेसमेंट करने के टाइम पर भी आपको ये डायग्राम से समझा दिया था कि जो पोर्शन हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जो हमें छोड़ के चला गया प्रीवियस मतलब इंस्पेक्शन, वो डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। बाकी जो भी सब्सीक्वेंट कॉस्ट होंगी डे टू डे खर्चे वाली, वो हम P&L में ही चार्ज करेंगे। और रिवैल्यूएशन में अच्छा पॉइंट हमने कवर करा था कि अगर बढ़ेगा तो हम एसेट को बढ़ाकर साइमल्टेनियसली रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी बढ़ा देंगे, लेकिन अगर गिरावट होगी तो फिर हम एसेट की वैल्यू कम करेंगे और साइमल्टेनियसली अपने P&L में चार्ज कर लेंगे। लेकिन बढ़ाने के बाद अगर घटाया तो फिर पहले गिरावट रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगी और एक्स्ट्रा गिरावट P&L में जाएगी, और अगर घटाने के बाद बढ़ाया तो सिमिलरली पहले फ़ायदा P&L में जाएगा और फिर एक्स्ट्रा फ़ायदा रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। बाकी दो मॉडल्स लिख लिए थे मेजरमेंट करने के, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, वो सिंपल कहानी थी। और लास्ट आपको एक्सचेंज के बारे में भी लिखवाया था, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स करे थे जो क्वेश्चन भी थे बेसिकली, है ना। एक था कमर्शियल सब्सटेंस अगर है तो, और एक था अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो, ठीक है। तो हमें पॉइंट नंबर 11 से आज शुरू करना है और कुछ बातें लिखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और आज फिर इसको हम समाप्त करते हैं। तो पॉइंट नंबर 11 में हमें लिखना है रिवैल्यूएशन for entire class of PPE, revaluation for entire class of PPE, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इसमें एक ही लाइन लिखनी है बस हमें, if an item of PPE is revalued, comma, the entire class of PPE to which that asset belongs, should be revalued, तो इस अंग्रेज़ी का मतलब ये है, वेरी सिंपल एग्जांपल, हमारे पास अलग अलग क्लास के पीपीई होते हैं। अलग अलग क्लास के पीपीई का मतलब हो गया, मान लेते हैं एक क्लास है जिसको हम कह रहे हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स, एक क्लास है जिसको हम कह रहे हैं बिल्डिंग्स, एक क्लास है जिसको मान लो हम कह रहे हैं मशीन्स। तो अब फर्नीचर है तो इसके अंदर बहुत सारे फर्नीचर्स होंगे, जैसे आप यहाँ पर अभी क्लासरूम में बैठे हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर दिख रहे हैं। इसी तरह बिल्डिंग अगर है
तो मेरी बहुत सारी बिल्डिंगें भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, है ना। तो ये एक क्लास हो गई। इसी तरह मशीन है तो भाई मेरे पास बहुत सारी मशीन्स हो सकती हैं, तो ये एक क्लास हो गई। अब मैंने क्या करा या मैंने क्या सोचा कि चलो यार फर्नीचर में से ये वाला जो फर्नीचर है मैं इसको रीवैल्यू कर देता हूँ, मैं इसको रीवैल्यू कर देता हूँ और बाकियों को नहीं करता। मतलब यही एग्जांपल ले लो, आप क्लास में बैठे हो, मैं कह रहा हूँ मैं इस फर्नीचर को रीवैल्यू कर देता हूँ, बाकियों को नहीं करूँगा, तो मैं गलत हूँ। तो AS10 क्या कह रहा है, पढ़ो, हेडिंग में ही लिखा है रिवैल्यूएशन फॉर एंटायर क्लास ऑफ पीपी। मुझे बिल्डिंगों को नहीं करना कोई बात नहीं, मुझे मशीनों को नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो ये एंटायर क्लास है। तो एंटायर क्लास का मतलब है कि अगर मैं एक फर्नीचर को रीवैल्यू कर रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट अलाउड। फिर मुझे सभी फर्नीचर को ही रीवैल्यू करना पड़ेगा, तो एंटायर क्लास को ही रीवैल्यू करा जाएगा। हाँ, बिल्डिंगों को छोड़ दो क्योंकि वो एक अलग क्लास है, मशीनों को छोड़ दो वो एक अलग क्लास है, पर एक पर्टिकुलर पीपी के अंदर के आइटम को अगर आप रीवैल्यू कर रहे हो तो ये नहीं होगा, पूरी क्लास को ही रीवैल्यू करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया। तो क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए कि भाई मैं हर दिन रिवैल्यू करूं, हर महीने रिवैल्यू करूं अपने एसेट को, या 5 साल में एक बार करूं, कब रिवैल्यू करूं। तो इसमें ICAI ने हमें 2 बातें बता रखी हैं, तो आप इसमें 2 बाइफर्केशन कर लो। पहला हमें बता रखा है वॉलेटाइल चेंजेस इन फेयर वैल्यू। वॉलेटाइल चेंजेस इन फेयर वैल्यू। वॉलेटाइल चेंजेस इन फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि मान लो आपको कोई एसेट है, उसकी कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब उसकी जो फेयर वैल्यू है, बाज़ार के दाम, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, इस चीज़ को वॉलेटाइल बोलते हैं। तो अगर तो कोई ऐसा एसेट है कि जिसमें बहुत वॉलेटाइल चेंजेस आते रहते हैं फेयर वैल्यू में, तो ICAI कहता है, आप नीचे लिख लो एरो डाल के, बादल में लिख लेते हैं, तब तो हमें रिवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, एनुअल, हर साल में एक बार कर लो, क्योंकि भाई इसमें बार बार उतार चढ़ाव आ रहा है, तो हर बार रिवैल्यू कर ही लो, हर एक साल में कर लो, है ना। चाहे ईयर के एंड में कर लो या बिगनिंग में कर लो, जब दिल करे तब कर लो, साल में एक बार रिवैल्यू कर लो। दूसरा, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा PPE है जिसकी वैल्यू में ना के बराबर चेंज आता है, जिसकी वैल्यू में ना के बराबर चेंज आता है, तो आपने जितने का ले रखा है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी उसकी फेयर वैल्यू, तो इसको तो आप कह सकते हो कि इनसिग्निफिकेंट चेंज है, उतार चढ़ाव नहीं है। तो अगर ऐसा है आपका एसेट या आपका PPE, तो ICAI ने कहा है तो इसको कब रिवैल्यू करना है, 3 और 5 ईयर्स, 3 या 5 साल के आसपास में इसको कभी भी जब दिल करे तब रिवैल्यू कर लो, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव कम है ना। तो हर 4 साल बाद कर लो या हर 5 साल बाद कर लो, या इस तरह से 3 से 5 साल के बीच में कभी भी कर सकते हो आप, है ना। तो ये छोटा सा एक पॉइंट बन गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, कि भाई रिवैल्यूएशन कितनी बार करना है। तो क्लियर हो गया वाला भी पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 को आप पेज के बीच में लिख लेना, इसका नाम है रिवैल्यूएशन टेक्निक। रिवैल्यूएशन टेक्निक।
अब हमें अपना पीपी रिवैल्यू करना है, ये तो चलो बात पता चल गई। अब हम रीवैल्यू करेंगे कैसे, उसकी तरकीब क्या हो सकती है, तो इस पर दो तरीके होते हैं, तो दो बाइफर्केशन कर लेते हैं। दो तरीके होते हैं, तो देखो पहले एक एग्जाम्पल इसी के नीचे लिख लेते हैं। मान लेते हैं मेरा पीपीई मैं शो कर रहा हूँ 1000 रुपये, ये है कॉस्ट, माइनस करता हूँ 400 रुपये, ये है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो इसका मतलब 600 रुपये क्या आ गई, बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में नज़र आ रही होगी, है ना। तो इधर भी यही बना लेते हैं। तो पीपीई मान लेते हैं 1000 रुपये है कॉस्ट, और 400 रुपये हमने एक्यूमुलेटेड डेप माइनस कर रखा है, और 600 रुपये हम अपनी बुक्स में शो कर रहे हैं, बुक वैल्यू। ठीक है। अब मान लेते हैं हमने इस पीपीई को, इस एसेट को रीवैल्यू कर लिया। लेट्स से कि हमने अपने इस एसेट को रीवैल्यू कर लिया, तो नीचे ऐसे लिख लेते हैं कि भाई चाहे दोनों में से कोई भी केस हो, हम मान लेते हैं कि पीपीई इज नाउ रीवैल्यूड एट ₹1500। तो अब आपने इस पीपीई को लेट से रीवैल्यू कर लिया 1500 रुपये। तो वैसे अभी बुक्स में कितने रुपए का था, 600, लेकिन आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाकर कितना कर लिया, 1500, मतलब रीवैल्यू कर लिया। तो बस आप माइंड में एक फिगर अभी ध्यान रखना आगे तक कि हमारा रिवैल्यूएशन में कितना गेन हुआ, 900 का। ठीक है, हमारा रिवैल्यूएशन में कितना फ़ायदा हो गया, 900 का। तो ये 900 की फिगर अभी माइंड में लॉक करके चलते हैं। ठीक है, तो हमने अपने पीपीई को कितना रीवैल्यू कर लिया, 1500। तो अब हमें बुक्स में पीपीई 1500 शो करना है। तो अब इसकी दो टेक्निक्स हैं, है ना, कैसे शो कर सकते हो। तो देखो पहली टेक्निक तो ये है कि हम पीपीई की कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दें और दिखाएं 2500, और हम प्रोपोर्शनेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दें, मान लेते हैं 1000, और 2500 में से 1000 को घटाकर दिखा दें तो कितना आ जाएगा, 1500, जिसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू। तो हमारी बुक्स में अब ये पीपी कितना नज़र आएगा, 1500। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि हम अब पीपी को क्योंकि रीवैल्यू कर रहे हैं 1500, तो हम आज ये मान लें कि आज एक नया जन्म हुआ है, तो हम पीपीई को एक रिवाइज्ड कॉस्ट के तौर पर ही 1500 कॉस्ट दिखा दें, और ये मान लें कि अभी तक तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, आज इसका एक नया जन्म हुआ है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी ना दिखाएं। तो उस लॉजिक से भी हमारा बुक वैल्यू कितना नज़र आना शुरू हो जाएगा, 1500। तो दो टेक्निक्स होती हैं रीवैल्यू करने की, कि आप ऐसे भी कर सकते हो या आप वैसे भी कर सकते हो। दोनों ही सूरतों में आपकी बुक्स में जो पीपीई है वो कितने रुपए का शो होना शुरू होगा, 1500 का। तो पहले तो क्लियर हो गया ना। अब एक छोटा सा इसमें एनालिसिस पोर्शन है, वो आप पहले ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब आप जो ये पहला वाला टेक्निक है, इसमें कंपेयर करना, पहले आप कॉस्ट टू कॉस्ट कंपेयर करना। पीपी की कॉस्ट कितनी थी, 1000 पहले, है ना, और अब हमने कितनी कर दी पीपी की कॉस्ट, 2500। तो अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट पहले कंपेयर करें, तो आप लिखना मत चाहें, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर कॉस्ट टू कॉस्ट कंपेयर करें तो हमने पीपी की कॉस्ट को 1500 बढ़ा दिया, तो दैट मीन्स हमारा ये फ़ायदा हो गया, ऐसा कह सकता हूँ मैं। पीपी की कॉस्ट हमने 1500 बढ़ा दी। अच्छा, फिर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को कंपेयर करो, पहले था 400, अभी हम लिख रहे हैं 1000, तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 600 से बढ़ा दिया। तो अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप की बात करूं तो एक्यूमुलेटेड डेप हमने 600 रुपये से बढ़ा दिया। अब डेप बढ़ाना मतलब है एक तरह से हमारा नुकसान, खर्चा बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर निष्कर्ष निकाल रहे हैं इधर की तरफ टेक्निक 1 में,
तो कॉस्ट बढ़ाई हमने 1500 से तो फ़ायदा कर दिया, डेप बढ़ाया 600 से तो नुकसान कर दिया। तो नेट कहा जा सकता है कि हमारा 900 का फ़ायदा हो रहा है। हम नेट रिवैल्यूएशन में कह सकते हैं हमारा कितना गेन हो रहा है, 900। तो एक नज़रिया तो ये बन गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं, अब दूसरी तरफ भी ध्यान से देखना, उधर उस तरफ आप पहले कॉस्ट टू कॉस्ट कंपेयर करो। तो आपने 1000 रुपये पहले कॉस्ट थी और अब पीपी की कॉस्ट को 500 कर दिया। तो आपने, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट को कितना बढ़ा दिया, 500 रुपये बढ़ा दिया। तो कॉस्ट, पीपी की कॉस्ट बढ़ाना मतलब कह सकते हैं आपने फ़ायदा कर दिया। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कंपेयर करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 400 था, अब आप यहाँ नीचे कह रहे हो निल हो गया। तो आपने अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 400 रुपये कम कर दिया। तो अगर आप अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 400 रुपये कम कर रहे हो, मतलब खर्चा कम दिखा रहे हो, तो ये भी फ़ायदा कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम नेट दोनों बातों को समझें कि कॉस्ट बढ़ा दी एसेट की, 500 का फ़ायदा हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 का हटा दिया, वो भी फ़ायदा हो गया, तो हम कह सकते हैं नेट फ़ायदा हमारा कितना हो रहा है, 900 का। दैट इज़ रिवैल्यूएशन गेन। अब माइंड में आपको कहा था ना एक फिगर बस फिट करके रखना है, वो क्या थी, 900 का गेन था ना। तो वो शुरू में वैसे हमें पता ही है, यहीं से पता था, क्योंकि पीपी की बुक वैल्यू है 600 लेकिन हम रीवैल्यू कर रहे हैं 1500, तो 900 का फ़ायदा हो गया ना। लेकिन वो फ़ायदे को दिखाने के या समझने के या प्रेजेंट करने की दो टेक्निक्स हो गई, दोनों एंगल से बात एक ही है। तो पीपीई बुक्स में 1500 ही दिखाया जाएगा, लेकिन अंदर खेल कैसे भी रचा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लेना बस। तो ये दो टेक्निक्स हैं, हालांकि मेनली प्रेजेंटेशन बेस्ड ही हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बना लो कि ये दो तरीके से हम शो कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 13 रिवैल्यूएशन को लेके, ठीक है। इसके बाद जो हम बातें लिखेंगे वो बेसिकली हैं हमारे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। पहले ये अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, मतलब अगर यहाँ पर हम पुराने ज़माने में होते तो आप अब एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कर रहे होते, AS6। लेकिन अब क्योंकि ये पीपीई का ही पार्ट बन गया तो हमारा AS6 तो अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब यहाँ से मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम डेप्रीसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ऐसे स्टार डाल के हेडिंग डाल सकते हो, डेप्रीसिएशन। तो ये भी AS10 के अंदर रिवाइज्ड आता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन ऑब्वियसली किस पर लगता है, पीपीई पर। तो भाई अलग से बातें क्यों बताएं, और इसमें हैं भी कम बातें, छोटी सी बातें हैं डेप्रीसिएशन की, तो इसीलिए इसमें यहीं पे लिख लेंगे हम बातें। तो सबसे पहले लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में लिखना डेप्रिसिएशन। सुन तो रखा ही होगा आपने शब्द, क्या है डेप्रिसिएशन, हाँ, तो वही लिखते हैं। तो इसमें लिखना मतलब जो हमारे मेन बातें, ईच पार्ट of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately. Full stop. Depreciation is recognized in statement of P&L as an expense. तो
पहला पॉइंट क्या है वो समझा देता हूँ भाई। बेसिक मतलब तो पता ही है, वो सब बातें तो हमको इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है ना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो तो सब बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन देखो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन को हम कहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और किसकी तरह, एक्सपेंस की तरह। ये तो हो गया एक बात। अब ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। इस लाइन का क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई एरोप्लेन कंपनी है, ठीक है। अब इतना बड़ा एरोप्लेन है, अब उसमें मान लो एरोप्लेन में जो खिड़कियां होती हैं उसमें फ्रेम लगा होता है या कुछ भी मोल्डिंग सी लगी होती है, प्लास्टिक लगा होता है। अब मुंशी अगर ये कहे कि भाई ये जो इस खिड़की पर वो जो मोल्ड लगा हुआ है, ये इसमें जो फ्रेम लगा हुआ है, मैं इसकी इस फ्रेम की जो कॉस्ट है 500 रुपये, इसको अलग से डेप्रीशिएट करूँगा, मतलब आई विल डेप्रीशिएट दिस फ्रेम सेपरेटली। तो अब इस पर आपका क्या विचार है? या पूरे एरोप्लेन को मान लो, या पूरा एरोप्लेन जो है वो है 2 करोड़ रुपए का, ऐसे ही लिख रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कितने का है। तो या फिर आप इस पूरे एरोप्लेन को डेप्रिशिएट करोगे। ये है मुद्दा, मतलब एक मुद्दा रखा है आपके सामने। अलग अलग पार्ट, नीचे कारपेट बिछा हुआ है, कुर्सी, या पूरा एरोप्लेन एक साथ, ये है। समझ गए मुद्दा क्या है? तो अब देखो ये मुद्दा जो है ये हो सकता है कि भाई इसमें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाए। कोई कहे मैं तो अलग करूँगा, कोई कहे मैं एक साथ करूँगा। तो इसलिए ICAI ने देखो पहला पॉइंट कह दिया, ईच पार्ट ऑफ एन आइटम। पहले इतना समझ आया कि किसी भी आइटम का हर पार्ट ऑफ अ PP विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई कि अगर जो पार्ट की बात आप कर रहे हो उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट के रेस्पेक्ट में अगर सिग्निफिकेंट है, तब तो आप डेप्रीसिएशन सेपरेटली करो। अब यहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है आइटम की वो है 2 करोड़। 2 करोड़ का एरोप्लेन है, और जिस आइटम को हम सेपरेटली डेप्रीशिएट करने की बात कर रहे हैं वो फ्रेम वो 500 रुपये का। तो अब 2 करोड़ के रिलेशन में 500 रुपये सिग्निफिकेंट नहीं है ना, तो यहाँ पर हम इसको डेप्रीशिएट सेपरेटली नहीं करेंगे। लेकिन मान लो कोई और पार्ट हो, मुझे तो जानकारी है नहीं एरोप्लेन के बारे में ज़्यादा, लेकिन फिर भी मान लो कोई और ऐसा पार्ट है जो अकेला ही 50 लाख रुपए का है लेट से, और आपको लगता है कि भाई ये अलग डेप्रीशिएट करूंगा, बाकी 1 करोड़ 50 लाख का एरोप्लेन अलग करूंगा, तो कर सकते हो, क्योंकि ये अकेला पार्ट 50 लाख का सिग्निफिकेंट है एज इन कंपेयर टू टोटल कॉस्ट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो मतलब ये पहला पॉइंट समझाया जा रहा है। तो आप चाहे बना लो एरोप्लेन या जैसे भी, मतलब पॉइंट ये है कि आप इसको तो डेप्रीशिएट सेपरेटली कर सकते हो, लेकिन वो जो 500 रुपये के फ्रेम को डेप्रीशिएट करने की बात करोगे, अगर सोचोगे सेपरेटली, तो AS10 बना कर देगा, कहेगा भाई ये क्या बात है, क्या ये सिग्निफिकेंट है पूरे एरोप्लेन की कॉस्ट के हिसाब से? तो हम कहेंगे नहीं भाई वो नहीं है, फिर ठीक है, फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक स्टार डाल के लिखना है, इसी के नीचे एक्सेप्शन अंडरलाइन कर लेना। तो एक्सेप्शंस में आपको लिखना है डेप्रीसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट is included in the cost of inventory, ब्रैकेट में लिख लो AS2। ठीक है, अभी लिखना फिर समझाता हूँ। और दूसरा भी लिख लो, डेप्रीसिएशन ऑफ PPE used for development activities
may be included in the cost of intangible asset recognized as per AS 26। दो एक्सेप्शंस हैं इसमें कि मतलब आपकी अभी आंखों के सामने मैं मशीन को डेप्रिशिएट करूंगा आपकी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी वो आप इस एएस में डेप्रिसिएशन पीएनएल में नहीं चार्ज करोगे। अभी आपकी आंखों के सामने मैं मशीन घिसूंगा, मशीन की वैल्यू में गिरावट करेंगे, डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन आपकी आंखों के सामने वो डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में एक्सपेंस लिखोगे नहीं। अब वो दो केसेस हैं एक्सेप्शंस, वो दोनों क्या हैं? अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये मशीन है, ठीक है, अब हम इस मशीन से कुछ डब्बे बनाते हैं, स्टॉक बनाते हैं अपना, है ना, सामान बनाते हैं। तो जब हम AS2 पढ़ते हैं, और हमने AS2 पढ़ा है इन्वेंट्री, है ना, तो AS2 जो होता है इन्वेंट्री वाला, उसमें हमने पढ़ा है कि इस डब्बे की अगर कॉस्ट निकाल ली जाए, इसकी लागत क्या है, तो आप कहते हो कि भाई डब्बे की लागत में हम क्या जोड़ते हैं कि भाई मान लो आपने डब्बे का रॉ मटेरियल जितने का भी खरीदा, फिर उसके बाद इस पर जो भी आपने डायरेक्ट लेबर वगैरह खर्च करी, है ना, इस डब्बे को बनाने में या कुछ भी करने में, तो लेट से इस डब्बे को बनाने के लिए आपने मशीन चलाई और मशीन 1 महीना चलाई, 1 मंथ मशीन चलाई, तो ये डब्बे बने। अब 1 मंथ मशीन आपने अगर चलाई तो मशीन की वैल्यू में लेट से 1 महीने में 10,000 रुपये की गिरावट हुई, मशीन की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। अब दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, एक AS2 पढ़ के आया, वो कह रहा है भाई देखो यहाँ पे तो AS2 ने कहा है जो भी खर्चा डब्बे बनाने के लिए होगा इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ये पढ़ रखा है वहाँ पे, वो भी डब्बे के खर्चे में जुड़ेगा। मतलब एक मुंशी कह रहा है कि ये 10,000 रुपये तो डब्बों की लागत में जोड़ दो। फिर एक मुंशी AS10 पढ़ रहा था PPE का, कह रहा है डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन वो तो PNL में चार्ज कर दो, तो दोनों की लड़ाई हो गई। तो हम क्या करेंगे, मतलब हम AS2 में ही करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन हो गया। तो अगर कोई डब्बे बन रहे हैं, मतलब इन्वेंट्री, इसीलिए AS2 कवर किया गया कि अगर इन्वेंट्री बनाई जा रही है तो पहले लिखा है ना डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ये एक ऐसा प्लांट है या ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे कुछ बन रहा है, कोई डब्बे बन रहे हैं, इन्वेंट्री बन रही है, और वो इन्वेंट्री AS2 में कवर हो रही है, तो इसीलिए लिखा है इज, आगे बढ़ो, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये 10,000 रुपये जो है ना, ये इस इन्वेंट्री की लागत में जुड़ जाएंगे। तो आप इसे खर्चा नहीं मानोगे, इसे इन्वेंट्री की कॉस्ट मानोगे। ये 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी डब्बों की लागत में जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया ना पॉइंट? अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन जो है वो तो आपने वैसे पढ़ नहीं रखा, तो वो समझा देता हूँ वैसे। अब कभी कभी आप कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हो, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं वो समझा देता हूँ। एक टर्मिनोलॉजी होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे कि आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो। डेवलप क्या करते हैं, माना जाता है जैसे कोई फॉर्मूला, आप पानी से चलने वाली गाड़ी बना रहे हो मान लो, मतलब इस पर काम कर रहे हो, तो अब आप डेवलप कर रहे हो कोई बहुत ही भयंकर नई चीज़, आविष्कार में लगे हुए हो। अब उस आविष्कार के लिए आपने इस मशीन को यूज़ करा, और भाई मशीन को यूज़ करके इससे आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है ना। मशीन को यूज़ करके आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। अब AS26 क्योंकि आपने पूरी तरह पढ़ा नहीं है, तो उसमें क्या बताया जाता है AS26 में कि अगर आप कोई डेवलपमेंट का काम करते हो, डेवलपमेंट में जितने भी आपके खर्चे होते हैं तो वो सब जुड़ जाते हैं, और वो फिर उस एसेट की, अब ये इंटेंजिबल एसेट है भाई, डेवलपमेंट कर, मान लो आपने फॉर्मूला बना लिया, आपने फाइनली पानी से चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो अब ये इतना भयंकर फॉर्मूला आपके लिए तो एक इंटेंजिबल एसेट है भाई, इससे बड़ा फॉर्मूला दुनिया में और क्या होगा। लोग आपको इस फॉर्मूले के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपके लिए ये इंटेंजिबल एसेट है फॉर्मूला।
तो अब लेकिन इसको फॉर्मूले को बनाते समय आपने बहुत से खर्चे करे, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करे जिन पे पैसा खर्च हुआ, तो उन सब एक्सपेरिमेंट्स पर जो भी खर्चा आपने करा वो इस इंटेंजिबल एसेट की मतलब मान लेते हैं कॉस्ट है, लेट से। तो इस मशीन को अगर आपने इस्तेमाल करा और इस मशीन में अगेन लेट से 10,000 रुपये की गिरावट हो गई, डेप्रीसिएशन हो गई, तो ये भी तो डेवलपमेंट्स के लिए ही करा गया खर्चा माना जाएगा ना AS 26 के हिसाब से। तो इस डेप्रीसिएशन को भी हम यहाँ पर चार्ज नहीं करेंगे, वो AS 26 में इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। पढ़ लो पूरी अंग्रेजी कि डेप्रीसिएशन ऑफ PPE यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज मे बी इंक्लूडेड कहाँ, इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS 26। तो समझ आ रहा है पॉइंट? तो ये दोनों डेप्रीसिएशन जो है ना, दोनों एक्सेप्शनल्स, ये खर्चे नहीं हैं। पहला वाला इन्वेंट्री की लागत में जुड़ रहा है, दूसरा वाला इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया? ये मतलब पॉइंट था एक्सेप्शन का। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 2। ये छोटा सा पॉइंट है जी, डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये आपने CA फाउंडेशन में सुना है क्योंकि मैंने पढ़ाया है। डेप्रीशिएबल अमाउंट, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है डेप्रीशिएबल अमाउंट का? कॉस्ट ऑफ PPE, हाँ, माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ PP। बस छुटकू सा फॉर्मूला, ये तब भी सिखाया था, दोबारा लिख लो। इसको हम डेप्रीशिएबल अमाउंट कहते हैं, है ना। और नीचे एक लाइन लिख लो, इस अमाउंट का करना क्या है, दिस अमाउंट should be allocated in systematic basis over the useful life of asset. This amount should be allocated in systematic basis, ये हाईलाइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। allocated in systematic basis over the useful life of asset। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं आपने एक एसेट खरीदा, इस एसेट की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, और आपको ऐसा लगता है कि इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो है लेट से 9 ईयर्स, और 9 ईयर्स के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जब ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा 9 साल बाद, तो हम इसको कूड़े कबाड़े में बेच देंगे और तब इसकी रेसिडुअल वैल्यू होगी 1 लाख रुपए, है ना। तो ये एक एग्जांपल बन गया। तो बस ये कह रहा है कि भाई इसका मतलब देयरफॉर इस एग्जांपल के तहत जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है वो कितना हो गया, 9 लाख। अब एक तरीका तो है कि ये 9 लाख सीधा पहले साल के P&L में ही लिख डालो डेबिट में कि 9 लाख, पर आप ऐसा करोगे नहीं। तो इस 9 लाख को आप एक साल में नहीं चार्ज करोगे, इस 9 लाख रुपए को आप कितने वर्षों में एलोकेट करोगे, 9 साल में, एलोकेट ओवर 9 ईयर्स। अब वो अलग की बात है कि या तो चाहे इक्वली कर दो तो SLM मेथड बन जाएगा, या मतलब थोड़ा कम ज़्यादा कर दो फिर मेथड बदल जाएगा, लेकिन होगा तो 9 साल में ही, जैसे मर्जी हो, सिस्टमैटिक बेसिस पर। तो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डेप्रीशिएबल अमाउंट। बाकी हाँ, नॉलेज के लिए बादल बनवा देता हूँ, मतलब या नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ये जो यूज़फुल लाइफ होती है और जो ये रेसिडुअल वैल्यू होती है, ये दोनों ही क्या होती हैं, हमेशा एक्सपेक्टेड। ये दोनों ही हमेशा क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड। क्योंकि श्योरिटी तो आपको भी, भविष्य का तो आपको क्या पता, आप तो आज यहाँ खड़े हो जिस दिन मशीन खरीद के आए, ये है आपका आज। तो आज तो बस श्योरिटी से ये बता सकते हो ना, मशीन 10 लाख की खरीदी, अब चलने को वो अगले दिन ही ख़राब हो जाए और स्क्रैप वैल्यू भी आपको ना मिले 1 लाख बाद में, तो कुछ भी आपको क्या पता। जैसे आप आज मोबाइल फ़ोन खरीदते हो और आप ये सोच लो कि 2 साल बाद इसको मैं 10,000 रुपये में बेच दूंगा,
लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, 10 साल बाद क्या पता आपका मोबाइल फ़ोन कोई 10 रुपये में भी ना ले। तो ये दोनों एक्सपेक्टेड होते हैं, यूज़फुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू हमेशा, है ना। अच्छा, तो ये हो गया जी छोटा सा पॉइंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट। उसके बाद नंबर 3, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस। नंबर 3 है कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना किस दिन से चालू करोगे, बताओ। जिस दिन एसेट खरीदा उस दिन से या किसी और दिन से? हाँ, तो ये किस में पढ़ा? हाँ, तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ही पॉइंट है। तो कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ एसेट, फिर बड़ा बड़ा लिखना है, रेडी फॉर यूज़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बस जब रेडी हो जाए तब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है 1 मार्च को, लेकिन आपने 2 महीने उसको खाली रखा, एक्चुअल में यूज़ करना शुरू करा 1 मई से, ठीक है। 2 महीने आपने अपनी मशीन को बिल्कुल खाली रख रखा है, पन्नी पैक करके। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए, बाज़ार जा सकते हो आप, लेकिन आपने उसको बंद करके रख दिया कि नहीं, मैं 2 महीने बाद बर्थडे वाले दिन निकालूंगा। तो अब डेप्रिसिएशन कब से लगेगा? 1 मार्च से ही लगेगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जब एसेट रेडी हो जाता है ना यूज़ के लिए, तो डेप्रिसिएशन यहीं से लगना शुरू होगा, है ना। चाहे आपने उसको एक्चुअल में बाद में यूज़ करा हो, उससे कुछ नहीं। ऐसे तो आप 2 साल मत यूज़ करो, तो ये थोड़ी ना गिरावट नहीं होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन के रीज़न में आपने बचपन में पढ़ा था, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, और दूसरा होता है पासेज ऑफ टाइम। आप आज एक मोबाइल फ़ोन खरीद के बिल्कुल डब्बा पैक एज इट इज़ अलमारी में बंद कर दो और 5 साल बाद निकाल लो, तो ये थोड़ी ना कि आपने यूज़ नहीं करा तो वो डेप्रिशिएट नहीं हुआ, हो जाएगा। तो एसेट जैसी रेडी फॉर यूज़ है उसके बाद से डेप्रिसिएशन हम चार्ज करना शुरू कर देंगे, है ना। चाहे यूज़ आपने एक्चुअल में बाद से करा है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया मतलब कमेंसमेंट की, भाई कब से शुरू करना है। उसके बाद नंबर 4, डेप्रिसिएशन सीजेस को ब्लॉक बना लेना, टू बी चार्ज्ड व्हेन। सीजेस का मतलब हाँ, टू पुट एन एंड, ख़त्म, रुक जाएगा। तो डेप्रिसिएशन सीजेस टू बी चार्ज्ड व्हेन रेसिडुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। when residual value is greater than carrying amount, इसको बॉक्स बना लो। तो ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए कि भाई मान लो आपने एक एसेट खरीदा, उसकी कॉस्ट है 10 लाख, और आपको लगता है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू है वो होगी 3 लाख। तो मन में सोचो कि डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? 7 लाख, क्योंकि डेप्रीशिएबल अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब आप डेप्रीसिएशन हर साल माइनस मान लो करे जा रहे हो, तो आपने 1 साल माइनस कर दिया, ठीक है। अब कोई भी मेथड से करा, लेट से, फिर दूसरे साल कर दिया, तीसरे साल कर दिया। अब मान लो तीसरे साल आपने कर दिया 3 लाख, तो अब तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई?
2 लाख बच गई। तो टेक्निकली अब बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है, कैरिंग अमाउंट 2 लाख, लेकिन रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 3 लाख। तो अब कंडीशन अगर हम देखें तो रेसिडुअल वैल्यू ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम हो गया, तो अब डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप लॉजिकली भी सोचो कि क्यों नहीं लगना चाहिए, ये तो कंडीशन कह रहा है कि भाई कैरिंग अमाउंट कम हो गया 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स, और रेसिडुअल वैल्यू 3 लाख है वो ज़्यादा हो गई। तो लॉजिकली अगर आप सोचो तो हमने क्या कर दिया, हमने डेप्रीशिएबल अमाउंट तो था 7 लाख, लेकिन हमने कितना डेप्रीशिएट कर दिया, 2 और 3 5 और 3 8। तो इसका मतलब है हम 8 लाख रुपए डेप्रीशिएट कर चुके। जबकि डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना था, सिर्फ 7 लाख। तो मुझे खाली 7 लाख रुपए ही वैसे डेप्रीशिएट करना चाहिए था, उसके बाद वैसे रुक जाना चाहिए था। तो अगर मैं 7 लाख डेप्रीशिएट करके रुक जाता तो इसका मतलब बुक वैल्यू 3 लाख पर रुक जाती। तो जब मेरी बुक वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू के बराबर हो गई ना, तो टेक्निकली उसके बाद डेप्रीसिएशन लगने का कोई लॉजिक नहीं बचता। तो इस बात को एएस की लैंग्वेज में ऐसे ऊपर की तरह दे रखा है कि भाई डेप्रीसिएशन सीजेस टू बी चार्ज, मतलब जैसे ही कैरिंग अमाउंट आपका ज़्यादा कम हो जाए रेसिडुअल वैल्यू से, तो आपको मतलब एक तरह से रोक देना है डेप्रीसिएशन। क्योंकि टेक्निकली जैसे ही आपने 7 लाख रुपए डेप्रीशिएट कर दिया, तो इसका मतलब अब मशीन या अब वो एसेट पूरी तरह से डेप्रीशिएट हो चुका है, तो अब आपको आगे डेप्रीशिएट उसको नहीं करना है ना। तो मतलब किसी भी एसेट की जब स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद वो डेप्रीशिएट नहीं होगा, है ना, ये मतलब है। तो इस एग्जाम्पल में बस ये बताने की कोशिश की गई है कि ये गलत है, मतलब ये जो हो रहा है आप इसको ये मत समझना कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। तो डेप्रीशिएट सिर्फ कितना होगा, मैक्सिमम 7 लाख, है ना। तो ये पॉइंट था कि भाई रेसिडुअल वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए कैरिंग अमाउंट से तो डेप्रीसिएशन रुक जाता है। उसके बाद नंबर 5, ये सबसे छोटा पॉइंट है, लैंड इज़ नॉट डेप्रीशिएटेड। तो ये पता है आपको बात, क्योंकि लैंड के बारे में मानते हैं कि इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो अनलिमिटेड है ना, ब्रैकेट में लिख लेते हैं यूज़फुल लाइफ अनलिमिटेड। तो बस ये एक रीज़न है कि भैया इसको नहीं करेंगे हम डेप्रीशिएट, है ना। बाकी बिल्डिंग ये वो सब तो हो जाएंगी, लैंड नहीं होगी। नंबर 6, मेथड्स। अब डेप्रीसिएशन को निकालने के तरीके, तो कितने तरीके होते हैं, बहुत सारे थे सीए फाउंडेशन में, तो अभी हमको लेकिन 3 ही लिखने हैं एएस के मुताबिक। तो वो SYD ये वो तो वैसे ही बेकार होते हैं। तो 3 ही मेन मेथड हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और तीसरा होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कितने डब्बे आप बना रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में बस एक लाइन लिखनी है आपको डैश डाल के, कांस्टेंट चार्ज। तो कांस्टेंट चार्ज का मतलब हर साल डेप्रीसिएशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। WDV में लिखना है डैश डाल के डिक्रीजिंग चार्ज। तो डिक्रीजिंग चार्ज का मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे क्या होता रहेगा, डेप्रीसिएशन कम होता रहेगा। तो शुरू में थोड़ा ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम। और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसमें डैश डाल के लिख लेते हैं चार्ज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। चार्ज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट।
तो ये आपके डब्बों पर डिपेंड करेगा। अगर आपने पहले साल ही बहुत डब्बे बनाए तो डेप भी ज़्यादा, अगले साल डब्बे कम बनाए तो डेप भी कम। तो ये हो गया प्रोडक्शन यूनिट मेथड, है ना। और लास्ट पॉइंट नंबर 7, डेप्रिसिएशन मेथड applied should be, depreciation method applied should be reviewed at least at the end of a financial year, at least at the end of financial year, full stop. In case of change in estimate, comma, account it as per AS5। इसमें आप चेंज इन एस्टीमेट को हाईलाइट कर सकते हो। बाकी AS5 में ये चेंज इन एस्टीमेशन सिखाया जाता है, इसीलिए वो नंबर आ गया AS5, है ना। बाकी इसके हमें क्वेश्चंस जब करने तो ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि कभी कभी हम हर साल जब रिव्यू करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा एस्टीमेट बदल गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने आज मशीन ख़रीदी और आज आप क्या सोच रहे हो कि ये मशीन कितने साल चलेगी, मान लो 9 ईयर्स, है ना। अब आपने इस मशीन को 1 साल यूज़ कर लिया, अब आप यहाँ खड़े हो, तो जब आप 1 साल यूज़ कर चुके तो अब आपको लगता है ना, आपका मोबाइल फ़ोन पता है आपको, जब ख़रीदा तब तो लगता है कि ये तो मैं 9 साल चलाऊँगा। अब 1 साल आपने यूज़ कर लिया तो आफ्टर 1 ईयर अब आप दोबारा से एस्टीमेट बनाते हो, दोबारा से सोचते हो, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बेकार हो गया, अब तो ये 5 साल ही चलेगा। तो आपका कभी कभी एस्टीमेट चेंज हो सकता है। तो वो जब चेंज होगा तो हमारे मतलब आंसर तो बदल ही जाएंगे, और इस चेंज करते ही AS5 अप्लाई हो जाता है, क्योंकि AS5 का नाम ही है, मतलब उसमें हम पढ़ते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा, है ना। बाकी आप नीचे ऐसे लिख लेना, इसके क्वेश्चंस अभी हम करेंगे तो रिफर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो वो हम क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी छुटमुट बातें हैं वो मतलब क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। तो कॉन्सेप्चुअली ये सब बातें जो थी वो हमें लिखनी थी, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। फिर अब बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 से करेंगे, ठीक है। 9 तक हमने कर लिया था, तो पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले लिखा है एंटिटी ए इज़ ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इट ओन्स अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, इसके पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं काफ़ी सारी, सच एज फैक्ट्री, वेयर हाउस एंड ऑफिस बिल्डिंग्स इन सेवरल कैपिटल सिटीज़। तो इनके पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स भी हैं जिसको इंडस्ट्री चलानी हो, या ऑफिस बिल्डिंग्स भी हैं। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन्स। अब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स में। वेयर एज द ऑफिस बिल्डिंग्स आर इन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन द सिटीज़। तो ये तो एक लॉजिकल सी बात है। अब आप फैक्ट्रियाँ देखोगे तो वो आपको इंडस्ट्रियल जोन्स में मिलेंगी, और ऑफिस बिल्डिंग्स देखोगे तो वो आपको अपना बिल्कुल शहर के बीचों बीच मिलेंगे एकदम। एंटिटी एज मैनेजमेंट वांट टू अप्लाई द रीवैल्यूएशन मॉडल एज पर AS10 रिवाइज्ड टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, बट कंटिन्यू टू अप्लाई द हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल टू द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। अब ये मैनेजमेंट चाहता है कि हम ऑफिस बिल्डिंग जो है, ऑफिस बिल्डिंग को तो रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले आएं, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उनको हम कंटिन्यू करते रहें हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पर। तो 2 ही मॉडल आपको बताए थे कि होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। तो अब वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को चाहते हैं कॉस्ट मॉडल पर वैल्यू करते रहें, और ऑफिस बिल्डिंग को चाहते हैं कि वो रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले आएं। तो अब क्वेश्चन ये है आपके लिए CA साहब
कि वेदर दिस इज एक्सेप्टेबल AS10 में या नहीं। तो देखो आंसर है यस, एक्सेप्टेबल है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो आइटम्स हैं PPE के, ये अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल हैं, है ना। ऑफिस बिल्डिंग्स अलग हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स अलग हैं, तो इनको हम सेम क्लास नहीं मान सकते। नाम चाहे बिल्डिंग ही क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, अलग है, एक साथ नहीं है। तो देखो यही बात लिखी हुई है आंसर में, एक बार गो थ्रू कर लेना एग्जाम के लिए। जैसे क्या है कि भाई एंटिटीज एज मैनेजमेंट कैन अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली टू द ऑफिस बिल्डिंग। तो पहले ही उन्होंने मुद्दे की बात बता दी कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। और उसका रीज़न देखो, द ऑफिस बिल्डिंग्स कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स in terms of their function, nature, location. AS10 revised permits assets to be revalued on a class by class basis. तो AS10 जो है वो रिवैल्यू करने की इजाज़त देता है अलग अलग क्लासेस ऑफ एसेट्स को। द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिल्डिंग इनेबल देम टू क्लासिफाइड एज डिफरेंट PPE क्लास। बस तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके मेंशन होने चाहिए, है ना, कि भाई हाँ कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और दोनों जो बिल्डिंग हैं ये डिफरेंट PPE क्लासेस हैं, वो अलग है वो अलग है, बस ये दे रखा है। हाँ लेकिन ये कह रहा है, देखो एक लास्ट लाइन ये भी लिख सकते हो आप, हाउएवर ऑल द प्रॉपर्टीज विद इन द क्लास ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स मस्ट बी कैरिड एट रिवैल्यूड अमाउंट। अब मान लो मेरी एक ऑफिस बिल्डिंग है बहुत बड़ी, अब मैं उसमें ये नहीं कर सकता कि चलो एक ऑफिस को बोल दूँ कि चलो इसे रिवैल्यू कर रहा हूँ, दूसरे ऑफिस को छोड़ दिया कि नहीं तुम्हें नहीं करूँगा, वो गलत होगा। क्योंकि जब ऑफिस बिल्डिंग हो रही है तो फिर उसके सारे ऑफिस रिवैल्यू होंगे, है ना। तो क्लियर हो गया वाला। चलो तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 10। इसके बाद है जी इलस्ट्रेशन 11, वो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो इसमें लिखा है एंटिटी A हैज़ अ पॉलिसी of not providing for depreciation on PPE capitalized in the year until the following year। तो कह रहा है एंटिटी ए की पॉलिसी है कि वो डेप्रीसिएशन नहीं प्रोवाइड करती ऑन PPE कैपिटलाइज्ड इन द ईयर। कि भाई मान लो आपका PPE किसी पर्टिकुलर ईयर में कैपिटलाइज हुआ। कैपिटलाइज का मतलब है कि मान लो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और वो बिल्डिंग आपकी बनके तैयार हो गई 2006 में, तो ये कंपनी उस साल तो डेप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं करती कि भाई इस साल नहीं करेंगे हम, अंटिल द फॉलोइंग ईयर, अगले साल करती है, बट प्रोवाइड्स फॉर फुल ईयर डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। अच्छा अब मान लो जिस साल इन्होंने एसेट डिस्पोज कर दिया, अब साल के मान लो इन्होंने 9वें महीने में एसेट डिस्पोज करा, सेल करा, तो याद है जब हम छोटे थे क्लास 11th में 10 साल पहले, तो हम तो कैसे निकालते थे डेप्रीसिएशन कि भाई मान लो जितना पोर्शन हमने 8 महीने बाद बेचा तो उस पर तो 8 महीने का निकालेंगे, और जो बच गया या जो भी है उस पर बचा हुआ निकालेंगे। लेकिन इन्होंने क्या पॉलिसी अपना रखी है मुंशियों ने, ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हैं जिस साल में सेल होती है। तो मान लो अगर हमने इस साल सेल करी तो ये उसमें टाइम पीरियड नहीं लगाते, तो जिस भी साल सेल करी ये कहेंगे हम तो पूरे साल का लगाएंगे डेप, तो गलत हो गया। तो ये वो आपसे पूछ रहा है वैसे, इज़ दिस एक्सेप्टेबल, तो पढ़ लो। कह रहा है जी द डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ द टेंजिबल एसेट शुड बी एलोकेटेड इन द सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये सेम लाइन आपको लिखवाई थी, है ना। The depreciation method should reflect the pattern in which the asset's future economic benefit are expected to be consumed by the entity. Useful life means the period ये और depreciation should commence as soon as the asset is available for use. Thus the policy of entity A is not acceptable. तो मतलब ये तो सब उसने जेनरिक बातें घुमा रखी हैं, मतलब एग्जाम के लिए मुद्दे की बात तो ये कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और रीज़न है ये जो पहली लाइन हमने लिखी है, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमेशा एक सिस्टमैटिक बेसिस पर ही एलोकेट होगा। तो अगर हमने 6 महीने यूज़ करा मशीन को तो 6 महीने का ही लगाएंगे, है ना। तो ये मतलब है। इलस्ट्रेशन 12 ये करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का मतलब एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें लिखा है एंटिटी ए परचेज्ड एन एसेट ऑन 1 जनवरी। एंटिटी ए ने 1 जनवरी 2001 को एक एसेट खरीदा
फॉर 1 लाख एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल विद अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ निल। ठीक है, तो एक बार दिमाग लगाते हैं साथ साथ। तो 1 जनवरी 2001 को कॉस्ट है 1 लाख की, रेसिडुअल वैल्यू है निल, और 10 साल हम इसकी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल SLM मेथड के हिसाब से देखें, 10,000 रुपये हर साल हम इसको डेप्रीशिएट करेंगे। तो लिखा है ऑन 1 जनवरी 2005। तो पहले एक बार आप 1 जनवरी 2005 तक की इसकी बुक वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी। 4 साल घिसते घिसते 60,000। तो अब इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची है, 60,000। तो अब क्या हुआ देखो, द डायरेक्टर्स रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइडेड दैट एसेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर अ फर्दर 4 years। अब डायरेक्टर्स को ये लग रहा है कि बस अब ये अगले 4 साल ही और चल पाएगी। तो पहले तो हम हर साल 10 हज़ार डेप्रीशिएट कर रहे थे, लेकिन अब तो रिवाइज हो गई लाइफ। अब तो ये जो बची हुई इसकी बुक वैल्यू है 60,000, ये आप 4 years पर एलोकेट करोगे। तो अब आपका डेप्रीसिएशन प्रति वर्ष कितना हो जाएगा, 15,000। तो वो यही पूछ रहा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर ईच ईयर इफ़ कंपनी चार्जेस डेप्रीसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो हमारा आंसर ये रहेगा कि शुरू के 4 साल डेप्रीसिएशन रहेगा 10,000 पर एनम, है ना, शुरू के 4 years, और अगले 4 years कितना रहेगा, 15,000 पर एनम। तो ये हमारा प्रति वर्ष कंपनी डेप्रीसिएशन चार्ज करेगी। तो ये मतलब इन्होंने सॉल्यूशन में दे रखा होगा। तो ये रहा। तो कॉन्सिक्वेंटली इट शुड चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर नेक्स्ट 4 years एट 15,000 पर एनम। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। तो ये चेंज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे 4 नंबर में। इसी तरह एक और देखते हैं, देखो इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13 में क्या कह रहा है, इसमें लिखा है एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट्स अ मशीन फॉर इट्स ओन यूज। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2001 बट द कंपनी डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीन अंटिल 1 मार्च 2002। तो हम एक मशीन बना रहे थे जो कंप्लीट हो गई 1 नवंबर को, लेकिन कंपनी ने इसको यूज़ नहीं करा अगले 4 महीने तक, यानी कि उसको 1 मार्च 2002 तक यूज़ नहीं करा। तो कह रहा है टिप्पणी करें। हाँ, तो वही सेम एग्जांपल। तो डेप्रीसिएशन रुकेगा नहीं, डेप्रीसिएशन तो एंटिटी को लगाना पड़ेगा। बिगिन चार्जिंग फ्रॉम द डेट ऑफ मशीन इज रेडी फॉर यूज, दैट इज 1 नवंबर। तो यही वो कहना चाह रहा है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। ए प्रॉपर्टी कॉस्टिंग रुपी 10 लाख इज बॉट इन 2001। हमने एक 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी 2001 में। द एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 साल। ठीक है, हाउएवर द कंपनी कंसिडर्स इट likely that it will sell the property after 20 years। फिर the estimated residual value in 20 years time based on 2001 prices is, 2 केस हैं, केस A 10 लाख और केस B 9 लाख। तो पहले हम केस A के हिसाब से देखते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो निकाल सकते हो डेप्रीसिएशन। तो एक बार देखते हैं। तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख जो हमने खरीदी, और इसकी रेसिडुअल वैल्यू 20 साल बाद कितनी है, 10 लाख, मतलब केस ए में 10 लाख। तो यूज़फुल लाइफ आप अगर 20 साल भी मान रहे हो तो कॉस्ट भी 10 लाख है, रेसिडुअल वैल्यू भी 10 लाख है, तो क्या हो जाएगा डेप्रीसिएशन, 0 ही हो जाएगा वो तो पहले केस में। तो दूसरे केस में कह रहा है अगर रेसिडुअल वैल्यू मान लो 9 लाख है, तो दूसरे केस में देखते हैं, कॉस्ट है 10 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है मान लो 9 लाख,
और यूज़फुल लाइफ कितनी 20 साल, क्योंकि 20 साल बाद बेच रहे हैं। तो कितने रुपए आ गया पर एनम 5000 पर एनम। तो क्लियर हो गया बच्चों वाला 11th का सवाल है। तो केस ए में तो कह रहा है सॉल्यूशन में कि भाई कोई डेप्रीसिएशन नहीं होगा क्योंकि कोई डेप्रीशिएबल अमाउंट ही नहीं है। लेकिन केस बी में हाँ 1 लाख रुपए हमारा डेप्रीशिएबल अमाउंट है और उसको हम 20 वर्षों तक सिस्टमैटिक बेसिस पर अप्रोप्रिएट करेंगे तो हमारा डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा पर एनम 5000, एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगा 5000। तो समझ आ रहे हैं क्वेश्चन 4 नंबर के, है ना। चलो उसके बाद इलस्ट्रेशन 15 भी एक देख लेते हैं। ये भी बाय चांस एग्जाम में पूछ ले तो इसमें देखो क्या दे रखा है। एंटिटी बी मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ठीक है, एंड यूजेस ब्लेंडिंग मशीन्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो एंटिटी बी जो है वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है और ब्लेंडिंग मशीन्स का इसलिए इस्तेमाल करती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। द आउटपुट ऑफ द ब्लेंडिंग मशीन इज कंसिस्टेंट फ्रॉम द ईयर टू ईयर एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ये मशीन जो है ब्लेंडिंग मशीन, इसका आउटपुट हर साल कंसिस्टेंट रहता है। मतलब मान लो हर साल ये 100 डब्बे बना रही है लगभग, और किसी भी तरह के डब्बे बना सकती है ये, कैन बी यूज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। हाउएवर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड अ न्यू जनरेशन ऑफ मशीन्स विद सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग मशीन्स इज अवेलेबल एवरी 5 ईयर्स। कह रहा है कि भाई ये जो मशीन है, लेकिन मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन इन मशीनों के अंदर भाई मॉडल चेंज होते रहते हैं और अगली अच्छी मशीन वो हर 5 साल में लगभग आ जाती है। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो इनकी लगती रहती है क्योंकि भाई मशीनों को मेंटेन करना है, वो बढ़ती रहती है। तो वो ये पूछ रहा है सजेस्ट द डेप्रीसिएशन मेथड टू द मैनेजमेंट, कि भाई आप मैनेजमेंट को कौन सा डेप्रीसिएशन मेथड सजेस्ट करोगे। तो देखो इसमें हम कौन सा मेथड सजेस्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब क्यों करा स्ट्रेट लाइन मेथड? द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीसिएशन शुड बी अडॉप्टेड बिकॉज द प्रोडक्शन आउटपुट इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो हमारा इसमें प्रोडक्शन आउटपुट जो है वो कंसिस्टेंट है, तो इसीलिए हम डेप्रीसिएशन भी चाहेंगे कि वो यूनिफॉर्म चार्ज रहे। तो इसीलिए जब डेप्रीसिएशन हम चाहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज रहे, तो ऐसे में हम कौन सा मेथड सजेस्ट करेंगे, SLM मेथड। प्रोडक्शन वाला मेथड जो होता है वो भी बनेगा तो SLM, क्योंकि अगर मान लो हर साल हमारा प्रोडक्शन सेम हो रहा है तो आपका हर साल डेप्रीसिएशन सेम ही आएगा। हाँ और क्या, क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो एक्चुअल नाम होता है मेथड का, या एक्चुअल मेथड जो हम बोलेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलेंगे, है ना। क्योंकि अब जैसे इसमें दे रखा है फैक्टर्स सच एज मेंटेनेंस कॉस्ट और टेक्निकल ऑब्सोलिसेंस शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द ब्लेंडिंग मशीन्स यूजफुल लाइफ। ये जेनरिक बात दे रखी है कि जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई या टेक्निकल ऑब्सोलिसेंस हो गया, उन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए मशीन की यूज़फुल लाइफ देखने के लिए। तो जैसे यहाँ पर मशीन हर 5 साल में उसने खुद ही दिया कि नया वर्जन आ जाता है, तो हम मान सकते हैं कि ये वाली मशीन हमारी कितने वर्ष चल जाएगी, 5 साल। तो यूज़फुल लाइफ देखने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 5 साल यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये है ना डेप्रीसिएशन मेथड। तो देखो इसके बारे में क्या दे रखा है, डेप्रीसिएशन मेथड यूज्ड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द एसेट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटरप्राइज। द मेथड सेलेक्टेड इज अप्लाइड कंसिस्टेंटली। ये वो तो मतलब पॉइंट ये है कि जैसे अगर हमें पता लग रहा है कि हमारा जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कांस्टेंट रहने वाला है ईयर आफ्टर ईयर, तो फिर हमें डेप्रीसिएशन को भी कांस्टेंट रखना चाहिए। वो ये बात समझाना चाह रहा है। अगर हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है ना वो चेंज हो रहा होता,
वो कहता है कि कभी आउटपुट ज़्यादा है, कभी आउटपुट कम है, कभी आउटपुट ज़्यादा है, कभी आउटपुट कम है, तब हम प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगाते हैं, तो ज़्यादा एप्ट है, क्योंकि जिस साल प्रोडक्शन ज़्यादा है उस साल ज़्यादा घिसी, जिस साल प्रोडक्शन कम हो उस साल कम घिसी। लेकिन जब वो कह रहा है कि ये मशीन यूनिफॉर्म है, और सबसे मज़ेदार बात, इसको आप किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो, तो इसका मतलब ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है कम ज़्यादा, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर इसका बेनिफिट हमें कांस्टेंट मिलने वाला है तो हमें डेप्रिसिएशन को भी कांस्टेंट रखना चाहिए, ये एंगल है। तो इसीलिए SLM लगाया गया है, क्योंकि उसने दिया कि प्रोडक्शन इससे हमारा आउटपुट का कंसिस्टेंट रहने वाला है, यानी कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलेगा ना इस एसेट से, हाँ वो कांस्टेंट मिलने वाला है या वो भी सेम मिलने वाला है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन भी सेम चार्ज होना चाहिए, इस वजह से SLM मेथड बन गया। ठीक है ना, ये था इसमें पॉइंट। एक है इलस्ट्रेशन 16, ये और डिस्कस करते हैं एक और। इसमें देखो क्या दे रखा है अपने को, इसमें लिखा है एंटिटी ए कैरेट प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक वैल्यू एट 2 लाख रुपए। तो हमारे पास एक 2 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी आ रही है। दीज वर डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, अब आग लग गई। द एसेट्स वर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड, अब हमने एसेट को इंश्योर करा रखा है, न्यू फॉर ओल्ड मतलब समझ गए कि भाई पुराना देकर नया मिल जाएगा। एंड वर रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद द न्यू मशीन्स दैट कॉस्ट 20 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें रिप्लेस होकर नई मशीनें मिल गई जिनकी वैसे लागत है 20 लाख। द मशीन्स वर एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव्ड 20 लाख as cash compensation. State how entity A should account for the same. तो देखो पूरी स्टोरी समझा देता हूँ साथ साथ। Entity A should account for loss in the statement of P&L on derecognition of the carrying value of plant and machinery in accordance with AS 10. इसका मतलब है कि हमारी जो मशीन जल गई वो कितने की थी, जो पहली वाली मशीन हमारी जली वो थी 2 लाख रुपए की हमारी बुक्स में, है ना। अब जब वो जल गई, वो पूरी तरह से ख़राब हो गई, तो हम तो यही मान लेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, लॉस ऑफ मशीन। तो वो कह रहा है कि इसको आप डी रिकॉग्नाइज कर दो। तो डी रिकॉग्नाइज का मतलब है कि अब हम अपनी बैलेंस शीट में वो पुरानी जो मशीन थी, ओल्ड मशीन 2 लाख की, वो अब क्या करेंगे, वो तो हटा देंगे क्योंकि वो तो जल गई। तो इसको बोलते हैं डी रिकॉग्नाइज करना, कि हटा देना। और जितना ये जलने से नुकसान हुआ उसको कहाँ शो कर देंगे, P&L में। तो पहली लाइन में ये दे रखा है। तो इससे तो आप एग्री हो गए कि जैसे ही हमारी एक पुरानी मशीन जली तो वो कह रहा है एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर लॉस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज पर AS 10। और डी रिकॉग्निशन ऑफ कैरिंग वैल्यू का मतलब है कि बैलेंस शीट से अब ये मशीन हट गई। इतना हो गया। अच्छा अब देखो बड़ा ये पॉइंट, नीचे की अंग्रेजी इस वाली कहानी की है। देखो एंटिटी ए शुड सेपरेटली रिकॉग्नाइज अ रिसीवेबल एंड gain in the income statement resulting from the insurance proceeds under AS 29 revised once receipt is virtually certain। अब AS 29 मैं ओरली बता देता हूँ। AS 29 में हम पढ़ते हैं contingent asset के बारे में। तो उसमें ये होता है कि मान लो मैंने आपको प्रॉमिस करा कि मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। वैसे तो आप रिकॉर्ड कर लोगे, अभी नहीं करोगे, लेकिन मान लो आपको बिल्कुल श्योर हो गया कि हाँ सर तो 20 लाख रुपए हमें दे ही देंगे, सर बहुत ही सर इंश्योरेंस कंपनी और हमें सर पे पूरा भरोसा है, और सर ने लिख कर दिया है, साइन करके दिया, और आप वर्चुअली सर्टेन हो कि हाँ मुझे तो 20 लाख मिल जाएंगे लेट से, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे। अब देखो ये कहानी क्या है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको नई मशीन्स जो है जो वैसे 20 लाख की आती है वो दे देंगे, लेकिन बस आगे ये दे रखा था इंश्योरेंस कंपनी से अभी तक लेकिन 20 लाख रुपए मिले नहीं हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोल तो दे दिया। तो अब देखो मान लो हम बिजनेस हैं,
और हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रॉमिस कर रही है कि भाई मैं पैसे दे दूंगी, अभी कैश रिसीव हुआ नहीं है लेकिन वो कह रही है मैं दे दूंगी। तो पहले हम ऐसे सोचते हैं, अगर वो मान लो हमें कैश दे देती तो हम क्या एंट्री करते कि कैश मिल गया, है ना, और हम कहते कि ये हमारा फ़ायदा है, तो हम इसको P&L में डाल देते, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड की तरह समझ लो आप। अगर कोई आग वाग लगने से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो आप क्या एंट्री करते हो, यही एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, और फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को P&L में फ़ायदा दिखा दोगे। लेकिन अभी वो कैश मिला नहीं है तो मैं कैश तो डेबिट कर नहीं सकता, तो मैं इसको ये भी तो दिखा सकता हूँ ना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। इनफैक्ट हमने ये भी लिख रखा है वर्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। हम एसेट साइड पर कैश नहीं दिखाएंगे, एसेट साइड पर क्या दिखा देंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो इस एंट्री को वो कह रहा है कि आप ये एंट्री कर दो इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अब इस बात को देखो स्टेटमेंट में कैसे दिया है, कह रहा है एक तो आप रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज कर लो एज एन एसेट, और दूसरा कह रहा है अपना एक गेन दिखा दो, फ़ायदा दिखा दो। तो वो इंग्लिश ये दे रखी है, अब पढ़ो इंग्लिश दोबारा, नीचे वाली लिखा है एंटिटी ए शुड सेपरेटली रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड, क्या रिकॉग्नाइज करें, रिसीवेबल, तो ये तो बन गया आपका एसेट, एंड और क्या रिकॉग्नाइज करें, गेन, ये बन गई आपकी इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट। समझ गए बात? तो वो आपसे ये एंट्री कह रहा है इनडायरेक्टली, तो आप चाहिए लिख भी सकते हो अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो ये कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट टू P&L अकाउंट। लेकिन ये एंट्री रिकॉर्ड कब करनी है, जब आप बिल्कुल वर्चुअली सर्टेन हो जाओ कि हाँ हमें पैसे मिलेंगे। ये बात AS 29 कहता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो प्रॉमिस है ना, कोई कुछ भी कर दे। तो यही लिखा है कि रिजल्ट इंश्योरेंस प्रोसीड अंडर AS 29 वंस रिसिप्ट इज वर्चुअली सर्टेन। और बाकी लिखा है द रिसीवेबल शुड बी मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरर। वो तो खैर क्वेश्चन ने में दे ही रखा है 20 लाख, या जो भी फेयर वैल्यू इंश्योरर बाद में बताएगा उस पर हम रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो समझ आया हमारा अभी वाला पॉइंट? तो ये था बेसिकली, ठीक है ना, बस और मेरे ख्याल से इसमें नहीं है और कोई भी इलस्ट्रेशन। बाकी ये जनरल डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये आप एक बार ऐसे रीड कर लेना। मतलब जनरल डिस्क्लोजर मतलब कि PPE के बारे में आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं जब हम AS 10 पढ़ रहे हैं ना, कि मतलब हमने इसको कौन से मॉडल पर देखो, मेजरमेंट बेसिस क्या है, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करा है ना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से हमें डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। कितनी लाइफ है, कितना रेट है डेप्रिसिएशन का, 10%, 15%, कैरिंग अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है ना, एसेट में कुछ एडिशन हुआ क्या, कोई एसेट आपने बेचा क्या, कोई नया एक्विजिशन करा क्या, मतलब ये सब चीज़ें बेसिक डिस्क्लोजर्स होते हैं, है ना। तो ये बस आप चाहें तो रीड कर सकते हो, बाकी वैसे ज़रूरत नहीं। तो क्वेश्चन लेकिन सारे क्लियर हो गए एक्सप्लेनेशन के साथ? चलो डन। तो बस यही करना था आज हमें, तो अब हमारा ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया।